साथ इस वक्त बड़ी खबर के साथ टीआरई फोर्स से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने पदों की संख्या का ऐलान कर दिया है, जिसमें 32,388 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। इसकी जानकारी सामने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पदों का विवरण इस रूप में कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3,847 पदों पर नियुक्ति होगी। कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए ये संख्या पदों की 8,563 है। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 3,877 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए सबसे ज्यादा 16,101 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और ये कुल पद जो है वो 32,388 हो जाते हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, लोगों का इंतजार खत्म हुआ, अब शिक्षकों की नियुक्ति के साथ सरकार ने साफ कर दिया कि सभी को लेकर आगे बढ़ने का हमारा संकल्प जारी है। बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से एक पर पोस्ट करके कहा कि छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो इससे साफ है कि बड़े पैमाने पर बहाली निकली है, जिसकी मांग लगातार कई महीनों से हो रही थी। और टीआरई 4 में 32,388 शिक्षकों की बहाली होगी विभाग। जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज भी दी है। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यानी कि जिसके बारे में मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बिहार सरकार बिहार की जनता से जब एनडीए ने वोट मांगा था और जब उनकी सरकार में, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे और उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। और टीआरई 4 के भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना के इंतजार कर रहे थे, अब अधियाचना बीपीएससी को भेज देने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा और जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जाहिर तौर पे जो राज्य के अभी कई सारे ऐसे विद्यालय हैं चूंकि लगातार नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी अब तक थी उसे दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा प्रयास किया है। और सिर्फ स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी थी वो तो पूरी होगी ही। इसका बिल्कुल, चूंकि आनंद आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज ही गुरुओं के लिए अब इस पद की जानकारी का सामने लाया जाना, यानी गुरु शिष्य परंपरा जो है और मजबूत होती हुई, प्रगाढ़ होती हुई नजर आएगी। बस गुरुओं को, शिष्यों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही। और सुबह में गुरु पूर्णिमा के दिन जब मुख्यमंत्री ने बधाई दी थी, उसी समय तय हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और देर शाम होते होते एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने जानकारी भी दे दी थी। जाहिर तौर पे अब कब परीक्षा होगी इसे लेकर जो बीपीएससी ने जो एग्जाम का कैलेंडर है, तो चौथे चरण के जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसके समय सीमा पहले जारी की जा चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये परीक्षा होगी। और जाहिर तौर पे इसके जल्द से जल्द परिणाम आए, ये शिक्षक भी चाहेंगे। और ताकि जो बिहार के स्कूल है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जल्द से जल्द उसको भरा जाए। और इसे लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणा की और जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की बात कही है, तो अब आनंद आज कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। आज से ही शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर पोर्टल की शुरुआत भी हो चुकी है, जिस पर आवेदन जो है वो शिक्षक कर सकते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, महिला हो, प्रिंसिपल हो या फिर लाइब्रेरियन, सभी के लिए पोर्टल खोल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये आज का दिन शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कुछ देर पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा था कि आने वाले साल तक 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा और जाहिर तौर पे हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ट्रांसफर को लेकर भी जिस तरीके से शिक्षकों की मांग थी, लगातार सम्राट चौधरी की जो सरकार है लगातार
शिक्षकों के हर मांग पर ध्यान रखे हुए है और इसी वजह से आज का दिन जो गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन शिक्षकों को इससे बेहतर तोहफा या फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनको इनसे बेहतर तोहफा और विवाह क्या मिल सकता था जब बिल्कुल। और उसी दिशा में इस वक्त इस ऐलान को देखा भी जा रहा है। तो अभ्यर्थी जो अब तक मेहनत कर रहे थे और अभी जो करना चाह रहे हैं उनके लिए स्वर्णिम मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। बलिकरना गांव में यह हमला किया गया। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मारपीट की सूचना के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची थी, जिस दौरान पुलिस को ही हमले का सामना करना पड़ा। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। सूर्यगढ़ा के हुसैना गांव में पुलिस टीम पर हमले की तस्वीर आपके सामने। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी। गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एसपी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जबरन कब्जा करने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गया। मुफस्सिल थाना के चंदवारा का ये मामला। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस दौरान जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद फायरिंग कर दी गई, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है। फिलहाल इन सभी का इलाज जारी है। तो बड़ी संख्या में पुलिस टीम यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जो घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लाती हुई नजर आई। हालांकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिन्हें गोली लगी है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जमीन उनकी है और उनके पास इससे जुड़े हुए संबंधित दस्तावेज हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से इस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले पर जांच अभी चल रही है। साहेब महतो, तोता महतो, दिलीप महतो, ठाकुर महतो, इसके नाम से कागज है। हम बोले अगर हमको पूर्वज कहीं किसी तरह किसी पर साइन किया है, हम इस जमीन से चले जाएंगे। हम बंदी करने नहीं देंगे। उसी पर धक्का मारने लगा, हम भी अरे रहे, बस गोली फायरिंग करने लगा। 4 आदमी को गोली मार दिया। गोली जो चलाए हैं सर, उनका नाम नहीं जानते हैं। राजपुर के भूमियार जी हैं। उन्होंने मेरे बाप दादा कागजात जमीन मेरा है। उसने 200-150 आदमी जुटा करके वो सब दारू मुर्गा खा करके गोली हमला किया। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में एक पक्ष के लोगों को चोट लगने की सूचना है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। क्या मामला क्या निकल कर सामने आया? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात पता चली है, अभी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि जमीन की बाउंड्री हुई थी, उसको लेकर लोगों ने विरोध किया। उस बीच में फायरिंग की बात बताई गई है। अब हमारा अनुसंधान चल रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? जैसा बताया गया 4 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी सेफ है और जो लोग अस्पताल में हैं उनका बयान लिया जा रहा है। और बड़ी खबर पटना से, जहां खगौल में स्कूल के सामने बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। बिजली का तार टूटकर सड़क पर नीचे लटक रहा है, जिससे स्कूली बच्चों, पेरेंट्स और राहगीरों की सुरक्षा पर सीधे तौर पर खतरा नजर आता है। स्थानीय लोगों ने अस्थायी तौर पर बांस के सहारे तार को ऊपर टिकाकर संभावित हादसे को टालने की कोशिश जरूर की है। लोगों का आरोप यह है कि कई बार शिकायत की गई, इसके बावजूद बिजली विभाग ने अब तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई है। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कैसे झूलते हुए तारों का जाल आपको नजर आ रहा होगा और इसी में एक तार जो है वो टूटकर सड़क पर, और यहां से देखिए बड़ी तादाद में आवाजाही करते हुए छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आवाजाही करते हैं और उनके लिए सीधे तौर पर ये खतरा। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां सीएनजी टोटो बेकाबू होकर पलट गया। टोटो में सवार 10 कांवरिया घायल बताए जाते हैं। सूर्यगढ़ा के हुसैना गांव के ये सभी लोग हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं और इलाज के लिए इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। महादेव सिमरिया ये सभी जा रहे थे, जिस दौरान टोटो हादसे का शिकार हो गया। हलसी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई।
और इस वक्त बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू कर दिया गया है। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच इनकी रवानगी हुई है। प्रशासन और निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सभी बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसे लेकर देखिए कैसे मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी जो हैं ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर रवाना होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। मतदान केंद्र पहुंचेंगे, कल का तैयारी जो भी है हम लोग करेंगे। हाँ, क्या बूथ पर जाकर क्या कुछ निरीक्षण करना है? अभी क्या करना है, बूथ पर जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो हम लोग निरीक्षण करेंगे और उसके अनुसार अपना बूथ को हम लोग अरेंज करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना के शास्त्री नगर थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बांकीपुर की जनता के लिए जारी वीडियो को एआई से तैयार कर बताया, जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। नीरज कुमार ने पुलिस के सामने और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। और नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामले के जल्द निपटारे के लिए बिहार में पहली बार 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और पटना हाईकोर्ट की सहमति मिलने के बाद पटना, लखीसराय और पूर्णिया में इन 3 कोर्ट का गठन किया गया है। इन कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी हुई धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। सरकार ने तीनों जिलों में जजों की भी नियुक्ति कर दी है। जज में एडीजे गौरव सिंह, लखीसराय में एडीजे सीमा भारतीय और पूर्णिया में एडीजे अमन कुमार ठाकुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। पटना में पहले से कई चर्चित भर्ती परीक्षा घोटाले की सुनवाई चल भी रही है। इनमें टीआरई 3, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा, 67वीं बीपीएससी पीटी और एईओ पेपर लीक जैसे मामले शामिल हैं। लखीसराय में रीनीट परीक्षा में कथित धांधली का मामला सामने आया था, जबकि पूर्णिया में एसएससी एमटीएस परीक्षा से जुड़े हुए धांधली के मामलों की जांच चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों छात्रों के प्रदर्शन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मामले के जल्द निपटारे के आदेश दिए थे। दोषी होंगे उन पे त्वरित कार्रवाई हो, कानून के मुताबिक उनको सजा मिले और इसका असर दूरगामी हो रहा है कि आगे कोई इस तरह का कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचेगा। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। तो ये अभी फिलहाल जरूरत क्यों महसूस हुई सर? आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी सरकार? नहीं, वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ता है। जब जैसी आवश्यकता महसूस होती है आगे के लिए कदम उठाया जाता है। ये कहाँ पे सर ये कोर्ट बन रहा है? मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया है, लखीसराय और पटना, इन 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे या अपना दिन गिने, खैर नहीं है उनकी। इस सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। देखिए, विकास में एक बड़ी बाधा है। आपराधिक घटनाएं सभ्य समाज के लिए एक चुनौती है। तो सरकार शुरू से ही, जब से एनडीए की सरकार बनी है, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। तो बिहार में अपराधियों और हथियार तस्करों के खिलाफ एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। खगड़िया में 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश, अररिया में 12 करोड़ रुपए के मोबाइल चोरी कांड का खुलासा और बाढ़ में अवैध हथियारों के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी। लगातार 3 बड़ी कार्रवाइयों ने एक बात तो साफ कर दिया
कि एसटीएफ अब संगठित अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। एसटीएफ का ऑपरेशन प्रहार, खगड़िया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, अररिया में चोरी के 12 करोड़ का मोबाइल जब्त, बाढ़ में हथियार माफिया पर एसटीएफ का शिकंजा। बिहार एसटीएफ ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बाढ़ और अररिया के बाद एसटीएफ और पुलिस ने खगड़िया में बड़ी कार्रवाई की है। इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। टीम ने जब राहुल की तलाशी ली तो उसके पास से 29 कारतूस और 95,200 रुपए नकद बरामद किए गए। इसके बाद एसटीएफ ने पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में मिले इनपुट पर जफर अली के घर छापेमारी हुई, जहां 115 कारतूस मिले। इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 मिनीगन फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ और मौके से 2 महिला और 2 पुरुष समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 144 गोलियां और हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए गए। इससे पहले अररिया में 25 जुलाई को करीब 12 करोड़ रुपए के मोबाइल चोरी कांड का भी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। ट्रक कंटेनर से चोरी हुए मोबाइल फोन की जांच बिहार से निकलकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश तक पहुंची। लगातार छापेमारी के बाद एसटीएफ ने 3,658 मोबाइल फोन, नकदी और चोरी में इस्तेमाल की गई कई गाड़ियां बरामद की। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए करीब 80% मोबाइल फोन रिकवर कर लिए गए हैं और पूरे गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्त में हैं। 20 जुलाई 2026 को बाढ़ में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। जब आरोपियों की तलाश ली गई तो 1 देसी कट्टा और 34 कारतूस मिले। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि एसटीएफ अब हथियार तस्करी, संगठित अपराध और अंतर्राज्यीय गिरोहों पर एक साथ शिकंजा कस रही है। सवाल यही है कि क्या ऐसे लगातार ऑपरेशन बिहार में अपराध के नेटवर्क की कमर तोड़ पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। हंगामे के बीच लोकसभा से ये पास हो चुका है बिल। तो एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास और लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पारित हो चुका है। हालांकि इससे पहले इस पर खूब हंगामा हुआ और वोटिंग में ये एंटी पेपर लीक बिल जो है ये लोकसभा से पास हो चुका है। तो बिल पास होने से पहले सदन में हंगामा खूब नजर आया। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार ने क्या जवाब दिया वो आप सुनिए। Speech about the next generation, and so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said a student is someone who has an open mind.
an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अलग अलग जिलों में कार्यरत 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है, जिसमें अंचल कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित राजस्व अधिकारी सह कानून गो अरविंद कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर अंचल के अंचल अधिकारी दीपक कुमार और मधुबनी जिले के बिस्फी के तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना कुमारी के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र गठित किए गए हैं। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें 12 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि ये कार्रवाई किस तरीके के अनियमितता को लेकर हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से, और बताया जा रहा है कि विभागीय आरोप पत्र अब इनके खिलाफ गठित किए गए हैं। अब इनमें जिनका नाम सामने है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। और अंचल कार्यालय जो है मुंगेर में पदस्थापित राजस्व अधिकारी सह कानून गो अरविंद कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर अंचल के अंचल अधिकारी दीपक कुमार भी इसमें शामिल हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विनीता, किस तरह के कार्रवाई के दायरे में ये सभी आए हैं? अनियमितता किस तरह की पाई गई है इनके खिलाफ? विनीता, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो बताते चलें कि ये कार्रवाई जरूर राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस वक्त नजर आ रही है। वैशाली जिले की बात कर लें, वहां से लेकर साथ ही साथ मधुबनी जिले के बिस्फी की तत्कालीन अंचल अधिकारी जो हैं वंदना कुमारी। विनीता, आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि ये जो कार्रवाई के दायरे में लोग बिल्कुल कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है, क्योंकि साफ तौर पे विभाग का कहना था, जो विभागीय मंत्री है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका साफ तौर पे कहना था कि कभी भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और यही वजह है कि 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ये साफ तौर पर आपके साथ मंत्री जी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। तो सीधा मेरा सवाल उनसे ही कि आखिर किस तरह की अनियमितता इन लोगों की तरफ से पाई गई जिसके बाद ये एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं और हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और किस तरीके से जो लापरवाही है वो बरती जा रही थी। सर, बड़ी कार्रवाई की है आपने 12 राजस्व अधिकारियों पर जिस तरीके से आपने कार्रवाई की है। देखिए, पूरे बिहार में लगातार इस बात का प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरह से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार या अनियमितता नहीं हो, और इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में करीब 100 दिन जो सरकार के हुए हैं और करीब 2 महीने हमारे मंत्री बनने का हुआ है, 67 पदाधिकारी पर मैंने पहले भी कार्रवाई की है और 12 पर फिर किया है हमने। तो करीब करीब ये जो है 80 के आसपास ये कार्रवाई हुआ है, 80 पदाधिकारी पर कार्रवाई हुआ। बहुत तो जेल भी गए हैं, ट्रैपिंग में पकड़ाए हैं, बहुत लोगों को निलंबित किया गया है।
इनके ऊपर मुख्यतः जो आरोप हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन का बिना प्रॉपर जांच किए कभी कभी प्राइवेट रैयत के नाम से ये उस ज़मीन को म्यूटेशन कर देते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जब अपने म्यूटेशन के लिए, जमाबंदी के लिए आवेदन देता है तो उसको लेट करना, देर करना, जबकि उन्हें समयबद्ध उस मामले को निष्पादन करना है, लेकिन वो निष्पादन नहीं करते हैं। तो इस तरह करके जब भी कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार पर, तो हमने स्पष्ट कहा है कि मंत्री ईमानदार है, मिनिस्टर पहले ईमानदार होना चाहिए। अगर मिनिस्टर ईमानदार है तो किसी भी परिस्थिति में मंत्रालय या फिर नीचे के ऑफिसर को, कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है अभी तक में 80 पदाधिकारी जो है कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि काफी धीरे धीरे अब सुधार भी हो रहा है, क्योंकि मैंने एक साथ पूरे बिहार के 3268 कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का स्थानांतरण किया है और करीब करीब 360 सीओ का स्थानांतरण करके पूरा सिस्टम को हमने जो है एक नयापन देने का प्रयास किया है। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इस बात को लेकर के विभाग जो है आगे बढ़ रहा है, और यही है कि लगातार कार्रवाई चल रही है। आपने जिस तरीके से कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, CCC की बात हो रही है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगभग 80 ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिरी है जब से आपने कार्यभार संभाला है, लग रहा है कि करप्शन अब कंट्रोल होगा, खासकर राजस्व भूमि। निश्चित रूप से ये जितने भी कार्रवाई हैं उसमें ज्यादातर कार्रवाई वैसी कार्रवाई है जिस पर कि आज से 2 साल 3 साल से आरोप चल रहा था, लेकिन बहुत होशियारी से ना वो जवाब देता था, ना उसका जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पा रहा था। मैंने अभी तक जितना 2-3 साल पहले से जितने लोगों ने जब जब भ्रष्टाचार या अनियमितता किया है, सारे केस को मैंने बाहर निकाला, सारे संचिका को मैंने बाहर निकाला है, और उन संचिकाओं का निष्पादन करके उनको सजा दे रहा हूं। ये सारी घटनाएं जो है 2 वर्ष 3 वर्ष से चला आ रहा था, जिस पर कि अभी तक कार्रवाई लंबित था, तो इसीलिए इन सब को अब पुराने सभी लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई है और नई गलतियां अब बहुत कम हो रही है। विनीता, आपका भी और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का भी जो जानकारी दे रहे थे कि क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है।